Hello everyone, welcome to my channel. I really hope that you guys are really doing well. So guys, today we will be discussing the chapter 6 of class 12 political science, international relations, and these are the topics which we will be covering in this lecture one by one. So guys, let's just discuss the points one by one. First, topic number 1 इज़ इंटरनेशनल वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि भाई हमको क्या नीड पड़ गई थी ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने के लिए। ठीक है, अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज ये पूरे वर्ल्ड, ठीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वर्क करती है। ठीक है, और हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इसलिए बेसिकली रफली तो यही बात है कि जो सारी कंट्रीज़ है ना उनका साथ में कॉपरेशन हो, साथ में एक दूसरे से म्यूचुअली कॉपरेट करें, इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। सेकंड, इवोल्यूशन ऑफ यूएन। यूएन बेसिकली एक ही इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम यूएनओ भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यूएन बोलते हैं। इसको कैसे इवॉल्व हुआ, ये कैसे बना, इसमें क्या रिफॉर्म्स आए, क्या चेंजेस आए, इसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक नंबर 3, रिफॉर्म्स, जो मैंने अभी बात करी यूएन की। ठीक है, इसमें फर्स्ट रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, उसके प्रोसेस और स्ट्रक्चर को देखा गया, रिफॉर्म किया गया उसमें, और उसके जुरिस्डिक्शन को उसमें रिफॉर्म किया गया। ठीक है, देन नेक्स्ट इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स, इंडिया और यूएन के रिफॉर्म्स। ठीक है, द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर मीन्स अपना 1991 में क्या हुआ था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद में जो है वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया था। उसमें यूएस पहले बाइपोलर था जिसमें यूएस और यूएसएसआर था, उसके बाद में यूएसएसआर के जाने के बाद यूनिपोलर मीन्स एक पूरा वर्ल्ड जो है यूएस के कंट्रोल में हो गया था। तो उनको इंटरनेशनली भी ये डर था कि पूरा यूएस कंट्रोल ना जमा ले, इस वजह से भी हमको एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत नीड थी उस टाइम पे। द नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो भी दे रखे आपको IMF और ये जो भी आपको बॉक्सेस दिख रखे हैं ना, वर्ल्ड बैंक और WTO और अमिन्स्टी इंटरनेशनल, IEA और ह्यूमन राइट्स वॉच, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट अ लेक्चर। सो फर्स्ट, वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई ऐसी क्या नीड पड़ गई थी जो हमको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, जो हमने उस टाइम पे ऐसे फॉर्म्ड हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो इसको अभी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इसको हम 3 डायलॉग्स की को देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो 3 डायलॉग्स किसने दिए थे, एक तो डैग, कौन है, डैग हैमरस्कॉल्ड, जो इसने क्या बोला था, द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। इसका मतलब है कि जो इंटरनेशनल यूएन है ना, यूएन को हेवन बनाने के लिए नहीं फॉर्म किया गया था, लेकिन इसको हेल से बचाने के लिए फॉर्म किया गया था, कि नर्क जैसा, नर्क से बचाने के लिए फॉर्म किया था, बट इसको पूरी तरह से स्वर्ग भी नहीं बोल सकते हम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज चर्चिल। ठीक है, चर्चिल ने बेसिकली बोला था जॉ इज़ बेटर देन वॉर, कि नेगोशिएशंस से वॉर से बेटर है कि हम नेगोशिएशन करें, बात करें। तो इसका मतलब जॉ इज़ बेटर देन वॉर से बेटर है कि आप नेगोशिएशन करें। ठीक है, नेक्स्ट किसने बोला था, थरूर ने, शशि थरूर ने क्या बोला था कि isn't it better to have one place where all countries in the world can get together, bore each other sometimes with their words, rather than bore holes into each other on the battlefield। इसका मतलब है कि इसका ऐसा हो सकता है ना कि हम एक दूसरे के जो लोग हैं कंट्री के, उनको हमारी बातों से बोर कर दे, लेकिन एक दूसरे के कंट्री में ऐसे जो मिलिट्रीली ऐसे एक दूसरे को अफेक्ट करें और एक दूसरे की कंट्री में गोलियां चला के होल्स कर दे, उनको गोलियां मार के ऐसे बहुत ज़्यादा ब्लड शेड कर दे, तो इससे बढ़िया है ना हम एक दूसरे को बात करके बोर कर दे, रादर देन बोरिंग होल्स इनटू ईच अदर कंट्रीज और बैटलफील्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो है हेल्प विद मैटर। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये किस चीज़ में हेल्प करती है, वॉर को प्रिवेंट करने में, वॉर ना होने देती, ये वॉर जो है इनको अवॉइड करवाने में हेल्प करती है और पीस प्रमोट करती है। ठीक है, देन ऑल्सो हेल्प कंट्रीज़ कॉपरेट टू मेक बेटर लिविंग कंडीशंस, और जो है एक दूसरे की कंट्रीज़ को कॉपरेट करने में हेल्प करती है कि एक दूसरे से कॉपरेट करे और जिससे इनकी लाइफ कंडीशंस जो है वो बेटर हो जाए।
ठीक है। नाउ व्हाट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या? ठीक है, इसलिए अगर हम सिंपल फॉर्म में समझे, सिंपल वर्ड्स में समझे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, तो इसका मतलब है ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये कोई सुपर स्टेट नहीं है। सुपर स्टेट मीन्स ये एक ऐसी कंट्री नहीं है जो दूसरे के ऊपर अथॉरिटी जमाए, एक कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर अथॉरिटी जमाए, ये ऐसी कोई भी सुपर स्टेट नहीं है। रादर देन ये क्रिएट की गई थी स्टेट्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि इट एंड रिस्पॉन्ड टू स्टेट्स, ये स्टेट्स को रिस्पॉन्ड दे सके कोई भी मैटर में और हेल्प कर सके। इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ है ना, ये यूएन है, तो इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ है, ये जितनी भी ये कंट्रीज़ है ना, मान लो ये कंट्रीज़ है, तो ये इसकी मेंबर कंट्रीज़ है। तो ये जो मेंबर कंट्रीज़ है ना, इसको रिस्पॉन्ड कर सके, इनको हेल्प कर सके मेंबर कंट्रीज़ को, और कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो पीसफुली सॉल्व कर रख सके, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट भी करे। ठीक है, ये है। और ये जो सारी कंट्रीज़ है ना, ये इंडिविजुअल नहीं, ये सारी इंडिविजुअल कंट्रीज़ है। ये जो सारी स्टेट्स है ना, ये सब एक साथ मिलकर काम करे, एक होके काम करे। इसका मतलब ये होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, रादर देन अलग अलग होके काम करे, सब एक साथ मिलकर काम करे। ठीक है, आ गया समझ में? ओके। ऑल्सो इसमें ये जो ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसको सारी कंट्रीज़ मिलके ही सॉल्व कर सकते, इसलिए भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करा गया था, ये भी एक रीज़न है इसका। ठीक है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसको कंट्रीज़ टुगेदर मिलके ही, साथ मिलके ही सॉल्व की जा सकती है, जैसे कि डिजीज़। अब डिजीज़ में जो कोविड-19 था, कोविड था ना, तो इसमें सारी कंट्रीज़ ने ग्लोबली लेवल पर सब कंट्रीज़ ने मिलके इसकी वैक्सीनेशन का ढूंढा कि भाई वैक्सीनेशन हो सब जगह, प्रॉपर सबको क्वारंटाइन किया जाए। तो बेसिकली ये एक डिज़ीज़ है ना, कोई सी भी डिज़ीज़ टुगेदर सब मिलके ही सॉल्व की जा सकती है। एक तो ये हो सकता है प्रॉब्लम, सेकेंड जो ग्लोबल वार्मिंग है वो, और थर्ड अदर सच इशूज़। ठीक है, नाउ अब वो बोलते हैं कि लोगों, इसमें जो कंट्रीज़ है ना, इसमें कॉपरेशन की बात करते हैं। ठीक है, हर इंसान को कॉपरेशन की नीड तो है, ठीक है, कॉपरेशन की नीड तो है, बट इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा कॉपरेशंस जो भी है, उसमें जो रूल्स रेगुलेशन से सब कुछ कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका, इसलिए यूएन जो है इन चीज़ के इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़, इट प्रोवाइड मैकेनिज्म, रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी, and it laid down proper terms and conditions of agreement। ठीक है, तो ये जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन के कुछ पॉइंट्स है, हाउ इट इम्प्लीमेंट्स दी फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल दी इंफॉर्मेशन आइडियाज टू कंट्रीज। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट एवोल्यूशन ऑफ यूएन, की यूएन का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 टू 1918 तक। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो वर्ल्ड है ना, कंट्रीज़ हैं, उसने सोचा कि ऐसे वॉर से बचने के लिए हमको एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो ये सब वॉर जो है इनको रोक सके। तो उस टाइम पे फॉर्म हुआ लीग ऑफ नेशन, 1920 में लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ। ठीक है, कब? 1939 टू 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी हुआ। तो भाई बोला गया लीग ऑफ नेशन के होते हुए भी अगर वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें छूट गई होंगी, बच गई होंगी, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नहीं रोक पाया है वर्ल्ड वॉर सेकेंड को। इसकी वजह से ये लीग ऑफ नेशन को चेंज करके क्या बनाया, यूनाइटेड नेशन यूएन बनाया। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, आप ये डेट याद करिए बिल्कुल, डेफिनेटली आपको ये डेट याद करनी है, आपके एमसीक्यूज, सीयूईटी, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट। कौन सी? 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, यूएन का एवोल्यूशन हुआ था, फॉर्म हुआ था यूएन। ठीक है, जो यूएन है ना वो लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर है। ठीक है, यूएन क्या है? सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन। आ गया समझ में? क्लियर? ठीक है, नाउ यूएन चार्टर जो है वो साइन हुआ था 51 स्टेट्स के, 51 कंट्रीज़ के द्वारा, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और प्लस ऑल्सो, बोलो ऑल्सो, क्या प्रिवेंट करना था? और वॉर्स। ठीक है, और टू फैसिलिटेट, इधर तो प्रिवेंट, इधर तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर से बचाने की बात करी, और इधर क्या फैसिलिटेट करना? कॉपरेशन, पीस एंड कॉपरेशन। ठीक है, आया याद? अब नेक्स्ट है कि रीजंस, क्या रीज़न है भाई ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इनका क्या रीज़न है?
तो जो कंट्रीज़ है ना उसने एनालाइज किया कि क्या रीज़न है। एक तो लैक ऑफ सोशल प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या है? लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यही कारण है किसका? जो अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है ना इसका। ठीक है। नाउ गाइस ये आपको जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स दिख रहे हैं ना किसके? यूएन के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज है, आपको ये याद करना ही चाहिए और आपको करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है ना ये हर मीन्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में हो गए, सीयूईटी के एग्ज़ाम्स हो गए, यूपीएससी के एग्ज़ाम हो गए या कुछ भी एसएससी सीजीएल व्हाटएवर, आपके सब एग्ज़ाम्स के लिए ये जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है ना इनको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इनको हम एक ट्रिक के साथ याद करते हैं ताकि आपको आगे भी ये जो है याद हो सके, याद रह सके प्रिंसिपल ऑर्गन्स इसके। ठीक है, इसके 6 मेन ऑर्गन्स हैं। ठीक है, और ये किसके अंडर इस्टेब्लिश हुआ था? अंडर यूएन चार्टर, इस्टेब्लिश अंडर यूएन चार्टर 1945। ठीक है, अब इसको याद करते हैं। कौन सी ट्रिक? GUEST, गेस्ट प्लस आई, गेस्ट आई। क्या? गेस्ट आई। जी स्टैंड्स फॉर, बोलो, जी स्टैंड्स फॉर जनरल असेंबली। ठीक है, जी स्टैंड्स फॉर जनरल असेंबली, यू स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। ठीक है, देन ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, और देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड एस स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी काउंसिल, और इसको हम यूएनएससी भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, देन टी स्टैंड्स फॉर ट्रस्टीशिप काउंसिल। and I stands for ICJ, International Court of Justice. Here you can see International Court of Justice. ठीक है, नाउ ये जो जनरल असेंबली है ना इसमें ऑल मेंबर्स हैं। ठीक है, ऑल मेंबर्स हैं ये है, और उसके बाद में यूएन सेक्रेटेरिएट इकोनॉमिक, और ये जो यूएनएससी है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 15 मेंबर्स है। ठीक है, 15 में से जो 5 मेंबर्स है ना वो तो परमानेंट है, और जो 10 मेंबर्स है ना वो नॉन परमानेंट मेंबर्स है। ठीक है, आ गया समझ में? ये क्लियर? और ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है ना ये अब डिसबैंड हो गया है, डिसबैंडेड हो गया, मतलब इसका जो काम था, फंक्शन था ट्रस्टीशिप काउंसिल का, वो अब ख़त्म हो चुका है, इसलिए इसको सस्पेंड कर दिया था। कब करा था? 1 नवंबर 1994 को इसको डिसबैंड कर दिया, इसको सस्पेंड कर दिया। एंड ICJ, ये GUEST और I, इससे हमको समझ में आ गया है प्रिंसिपल ऑर्गन्स उसके यूएन के। नाउ ये जो हमने पढ़ा भी जनरल असेंबली, इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसमें 193 मेंबर स्टेट्स इसके, और हर मेंबर स्टेट का 1 वोट ईच है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी आपको बता दिया 15 मेंबर से 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट्स, और ये 2 साल में इलेक्टेड होता है। ठीक है, 2 साल और 2 ईयर में इलेक्ट किया जाता है, और 2 ईयर के कुछ गैप में, कुछ साल के बाद वो वापस री इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, बट 2 साल के हाथ के हाथ बाद वो वापस इलेक्ट नहीं हो सकता। देन 5 नॉन परमानेंट मेंबर, जो परमानेंट मेंबर्स है, फर्स्ट है USA, रशिया, UK, फ्रांस एंड चाइना। आप ऐसे याद कर सकते हैं ना, जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज थी ना, मीन्स आज के टाइम पे तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो इनके बराबर स्टैंड लेती है। ठीक है, उनमें से इंडिया खुद भी एक है। तो USA, रशिया, UK, फ्रांस एंड चाइना। ठीक है, नाउ रिफॉर्म्स ऑफ द UN आफ्टर कोल्ड वॉर, हियर वी आर। सो अब ऐसा बोलते हैं कि भाई उस टाइम पे जो बोल रहे थे कि हमको रिफॉर्म्स चाहिए यूएन में, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, वो अब देखते हैं आगे कि हमको कौन से 2 रिफॉर्म्स चाहिए थे। बेसिकली क्या था, फर्स्ट तो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 to 1918 तक। देन उसके बाद में लीग ऑफ नेशन बना, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रोवाइड नहीं कर पाए, इसलिए हमने UN बनाया था। ठीक है, अब 1991 तक तो बोलते थे कि भाई सब उसके जो फंक्शंस थे ना सब इक्वली थे, मतलब वर्ल्ड के हिसाब से वो जो सारे फंक्शंस थे ना UN के, और कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सब सही थी। बट वर्ल्ड कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ऐसे हमारी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नीड पड़ गई थी कि और ज़्यादा हम इसमें रिफॉर्म्स करे जाए, क्योंकि वर्ल्ड अब चेंज हो चुका था। कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ थी वो आगे आ गई थी, और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कुछ और कंट्रीज़। ठीक है, अगर आप आज की बात करें, आज की बात में हम बात करते कि इंडिया
या वर्ल्ड की बात करूँ कि 50 साल पहले वर्ल्ड की जो नीड्स थी वो कुछ और थी, ठीक है, और 50 साल बाद आज वर्ल्ड की जो नीड है वो अलग है। अगर आप बोलोगे कि भाई 50 साल पहले जो हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो अब भी ऐसे ही चले, तो ऐसे तो वर्ल्ड काम नहीं करने वाला। इसलिए हमको रिफॉर्म्स चाहिए होते हैं टाइम टू टाइम। इसलिए जो है कंट्रीज़ ने बोला कि हमको तो रिफॉर्म्स चाहिए भाई। तो उन्होंने दो ऐसे बोले कि 2 बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स वी नीड, फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, तो और सेकंड रिव्यू ऑफ इश्यूज विद इन यूएन जुरिसडिक्शन। अब स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, भाई स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली आपका ये घर है, ठीक है, ये घर में आपके 2 फ्लोर है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ठीक है, इसमें आपके 2 कमरे हैं और इसमें 2 कमरे और एक हॉल है, ठीक है। अब भाई आपको बोलते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर में चेंज कर दो, इसकी जगह आप क्या करो, आपके घर में 2 फ्लोर्स में एक यहाँ पे बड़ा सा हॉल बना दो और यहाँ पे 3 कमरे बना दो। तो इसने क्या करा, आपके पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया। तो ये होता है यूएन की पूरी स्ट्रक्चर को चेंज करो, स्ट्रक्चर में चेंज करो और उसके प्रोसेसेस में भी चेंज करो, ठीक है। जुरिसडिक्शन क्या होता है, अब जुरिसडिक्शन क्या होता है, आपकी टीचर है, ठीक है, आपकी टीचर का जुरिसडिक्शन क्या होगा, आपकी क्लास, कि आपकी क्लास तक आपका कंट्रोल होगा आपकी टीचर का, उसके बाहर आपकी टीचर का कंट्रोल नहीं होगा। तो आपकी टीचर का जुरिसडिक्शन क्या है, आपकी क्लास। आपके फादर या आपकी मदर का जुरिसडिक्शन क्या है, उनकी फैमिली तक उनका रोल अच्छे से चलेगा, उनका कंट्रोल अच्छे से चलेगा, फैमिली के बाहर उनका रोल नहीं चलेगा, कंट्रोल नहीं चलेगा, आई मीन। तो आपकी मदर का जुरिसडिक्शन, फादर का जुरिसडिक्शन क्या है, आपकी फैमिली, ठीक है। आगे समझ जुरिसडिक्शन क्या है, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। अब कंट्रीज़ ने बोला जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट्स हैं ना, मेंबर्स हैं ना, उसके में बढ़ाओ। हमने बात करी थी 10 और नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके दोनों में ही आपकी जो है सीट्स को बढ़ा दो। सेकंड, रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसने बोला कि जो आज की जो वर्ल्ड है ना, आज के वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स है ना, आप उनको देखो, आप बहुत पहले के प्रॉब्लम्स को, जो बहुत साल पहले की जो रिफॉर्म्स है ना, या फिर बहुत साल पहले के जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो आप अभी तक चला रहे हो। तो आप आज के वर्ल्ड को देख के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ और उनमें कुछ रिफॉर्म्स भी लाओ, ठीक है। और उसने क्या बोला, मेंबर्स को मेंबरशिप बढ़ाओ, किसमें, एशिया में, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट्स है ना, इनमें भी आप अपने मेंबरशिप को बढ़ाओ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर स्टेट्स में, ठीक है। और बजटरी प्रोसीजर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि जो कंट्रीज़ बोल रही है कि आपकी बजटरी प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप इम्प्रूव लाओ, ठीक है। देन जुरिसडिक्शन, भाई बोलते हैं कि मोर फोकस करो, किसमें, पीस और सिक्योरिटी में आप ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। और कुछ कंट्रीज़ बोलते हैं कन्फाइंड रोल टू डेवलपमेंट ह्यूमैनिटेरियन। जो आपका ये जो लाइन है ना, किसी भी डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ह्यूमैनिटेरियन की जो आपकी लाइन है ना, आप इससे ज़्यादा आगे मत बढ़ो। क्या बोलता है, अभी कौन सी ह्यूमैनिटेरियन वर्क की बात कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, देन पॉपुलेशन कंट्रोल, देन आपकी क्या बोलते हैं, जेंडर एंड सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स। ये जो आपकी ह्यूमैनिटेरियन वर्क है ना, आप इसी तक सीमित रहो, इससे ज़्यादा बाहर मत निकलो आप, ठीक है। ये बोला गया था किसमें, जुरिसडिक्शन में, रिव्यू ऑफ सोशल विद इन यूएन जुरिसडिक्शन, ठीक है। ये दोनों रिफॉर्म्स हमने डिस्कस कर लिए। नाउ व्हाट वर द चेंजेस आफ्टर 1941 टू 1991, कोल्ड वॉर के जब एंड हो जाने के बाद क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। फर्स्ट, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होगा, यूएस का मतलब यूएस सोल सुपर पावर बन गया था, चाइना भी पावरफुल बन गया था, इंडिया ऑल्सो गॉट पावरफुल, एशिया जो है इसमें इकोनॉमिकली और ज़्यादा अच्छा हो गया था, न्यू मेंबर स्टेट्स आ गए थे उसमें। क्यों न्यू मेंबर स्टेट्स, ये जो अपना यूरोप है ना, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में जो उसकी जो कंट्रीज़ है ना, जो उसकी मेंबर स्टेट्स थी ना यूएसएसआर की, वो अब आज़ाद हो गई थी। और वो जो कंट्रीज़ है ना यूएसएसआर की, जो आज़ाद कंट्रीज़ हो गई थी, अब यूएन में ऐड हो सकती थी, अब खुद की जो करना चाहे वो कर सकती थी कंट्रीज़ यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद, ठीक है। नाउ न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस आई थी जो साथ में मिलकर ही सॉल्व की जा सकती, लाइक टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड एपिडेमिक्स, ठीक है।
नाउ हमने जो भी 2 रिफॉर्म्स डिस्कस किए थे उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, फर्स्ट 1992 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ना, उसने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था जिसमें 3 मेन कंप्लेंट्स को बताई। ठीक है, उसमें बताया गया था फर्स्ट तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इट नो लॉन्गर रिप्रेजेंट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़। ये आज की जो रियलिटीज़ है ना, वर्ल्ड की जो रियलिटीज़ है ना, वो उस पर ध्यान नहीं देता है। वो पिछली जो पुरानी मुर्दे ना उनको उखाड़ता रहता है, वो पुरानी चीज़ें ही बोलता है। आज की जो कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ है ना, वो उसके में ध्यान नहीं देता। सेकेंडली, इट डिसाइड्स इट डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज़ इंटरेस्ट। इसको जो डिसीजंस है ना, वो वेस्टर्न वैल्यूज़ को इंटरेस्ट और उनके वैल्यूज़ और इंटरेस्ट को ही रिफ्लेक्ट करता है। हमारे जो ईस्टर्न और ये जो सदर्न पार्ट है ना, उनको वर्ल्ड के उनको कोई ध्यान नहीं देता है। ये जो पावरफुल कंट्रीज़ है ना, यूएस वगैरह, बेसिकली वो इसमें यूएस की बात करें, उन पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड आर डोमिनेटेड बाय फ्यू पावर्स मतलब जो 5 परमानेंट कंट्रीज है ना, इनके बारे में बात कर रहे हैं। इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, ये किसी के साथ इक्वल नहीं रहता है, ये बहुत भेदभाव करता है। ठीक है, देन 1 जनवरी 1997 में यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है ना, कोफी अन्नान, इसने एक इनिशिएटिव ने इंक्वायरी बैठाई कि हाउ द यूएन शुड बी रिफॉर्म, यूएन में कैसे रिफॉर्मेशन लाया जाए। ठीक है, नाउ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ ऐसे क्राइटेरियाज बताए जिसको कंट्रीज़ में होने चाहिए फॉर परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए। फर्स्ट, मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, इकॉनमी अच्छी होनी चाहिए। मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए। थर्ड, अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू यूएन बजटरी, यूएन के बजट में एक अच्छा कंट्रीब्यूटर होना चाहिए। फोर्थ, बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन के बेसिस पे अच्छा नेशन होना चाहिए, बड़ा नेशन होना चाहिए। देन अ नेशन दैट रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी होने चाहिए और उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए ऐसी कंट्री। देन मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव, जो अपना काउंसिल है ना, जो कंट्री, उसको बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाए बाय जोग्राफ़ी, उसकी जोग्राफ़ी के द्वारा, इकोनॉमिक सिस्टम और कल्चर के द्वारा जो है। ये सब जो क्राइटेरियाज़ है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने दिए। क्यों? मेंबर बनने के लिए ये कंट्रीज़ में होने चाहिए ये क्राइटेरियाज़। ठीक है, अब जो कंट्रीज़ है ना, उन्होंने बोला कि भाई हमको और ज़्यादा स्पेसिफिकेशन चाहिए, हमको क्लियर बताओ कि बोलना क्या चाहते हो आखिरकार आप। ठीक है, तो उसने बोला नीड मोर स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, कि भाई मिलिट्री कितनी बड़ी होनी चाहिए, हाउ बिग इकॉनमी, और मिलिट्री कितनी बड़ी होनी चाहिए, इकॉनमी कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितना पावरफुल होना चाहिए स्टेट को टू क्वालिफाई फॉर सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर स्टेट। आपकी मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर स्टेट को मेंबरशिप को क्वालिफाई करने के लिए कितना ज़्यादा पावरफुल, कितनी मिलिट्री और कितनी इकोनॉमिकली पावरफुल हमको होना चाहिए। ठीक है, और जो पॉपुलेशन है ना, क्या ये एक एसेट है या लाइबिलिटी है, ये आप हमको बताइए। आपने बिग पॉपुलेशन की बात करी तो ये एसेट है या लाइबिलिटी है। ठीक है, मीनिंग ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन का मतलब बताइए। विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी, या इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हमको ज्योग्राफी के बेसिस पे होनी चाहिए, या कॉन्टिनेंट्स या रीजन या इकॉनमी के बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अ रिलेटेड इशू वाज टू चेंज द नेचर ऑफ मेंबरशिप ऑल टुगेदर, की जो मेंबरशिप का नेचर है ना भाई, उसको ही आप चेंज कर दो। जिसमें बोला गया कि अबॉलिश वीटो पावर जो है ना, उसको अबॉलिश ही कर दो, उसको ख़त्म ही कर दो वीटो पावर को। और सेकंड, अबॉलिश प्रिविलेज पोजीशन ऑफ परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, जो प्रिविलेज पोजीशन दी गई है ना किसको, परमानेंट मेंबर्स को, उसको भी ख़त्म कर दो। क्योंकि परमानेंट मेंबर्स है ना, एक तो फर्स्ट तो इनका क्या है पॉजिटिव पॉइंट, वो परमानेंट है। ठीक है, परमानेंस उसके पास। देन सेकंड, वीटो पावर को हम नेगेटिव वीटो बोलते हैं। वीटो पावर मीन्स क्या होता है, अगर मान लो ये बहुत सारी कंट्रीज़ है, ठीक है ना, ठीक है, इन्होंने किसी चीज़ के ऊपर वोट दिया कि भाई हमारा ये जो वोट है ना, हम इस चीज़ को ही देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, एक कंट्री है यहाँ पे, उस कंट्री ने बोल दिया नो, मैं इस चीज़ को वोट नहीं दूंगा, मैं इस चीज़ को अलाउ नहीं करूंगा, मैं इस चीज़ को बोलूँगा कि आप ये चीज़ मैं अलाउ नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो ये जो इतनी सारी कंट्रीज़ है ना, इनका वोट जो है वो ख़राब चला जाएगा। इसका नो की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये जो बोलेगा ना इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि इसने अपना वोट दे दिया है कि भाई मैं ये चीज़ के स्टैंड पे नहीं हूँ, मैं आपको वोट नहीं कर सकता इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये नो की वैल्यू है क्योंकि इसके पास वीटो पावर, इनके पास वीटो पावर नहीं है। समझ गए, वीटो पावर ये है, इसलिए ही उसको वीटो पावर बोलते हैं। बहुत कंट्रीज ऐसे बोलती है जो वीटो पावर का लोग, ये कंट्रीज बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है, ये 2 ईयर्स तक होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इलेक्ट होते हैं कुछ टाइम बाद। आ गया समझ में? देख, अनलाइकली टू ब्रिंग सच अ रिफॉर्म, वीटो पावर आ गया। अगर बोलते हैं अनलाइकली टू ब्रिंग सच अ रिफॉर्म,
अब बोलते हैं कि ये जो रिफॉर्म्स आप बात कर रहे हो ना रिफॉर्म्स की, पहली बात तो ये हो नहीं सकता, 99% अपन मान लो कि ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर 0.1% अगर अपन बात कर ले, अगर ये हो भी गया, रिफॉर्म्स की आप जो बात कर रहे हो अगर ये हो भी गया, तो क्या होगा, ग्रेट पावर्स वुड लूज इंटरेस्ट इन वर्ल्ड बॉडी। जो ग्रेट पावर्स है ना वो वर्ल्ड बॉडी से लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे UN, उस पर इंटरेस्ट खो देंगे। देन सेकेंड, दे वुड डू वॉट दे प्लीज आउटसाइड इट, ठीक है, वो जो करना चाहे वो करेंगे इससे बाहर निकलने के बाद। द बॉडी वुड बी इनफेक्टिव विदाउट देयर सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट। ये जो सुपर पावर्स है ना, ये जो अच्छी जो ग्रेट पावर्स है ना, इनके चले जाने के बाद ये जो बॉडी है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, इनफेक्टिव हो जाएगी इनका सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट के बिना, ठीक है। नाउ अभी हमारा ये जो सेकंड रिफॉर्म है, फर्स्ट रिफॉर्म हमने बात कर लिया, नाउ ये हमारा सेकंड रिफॉर्म है जिसको हमने क्या बात करनी है, जुरिसडिक्शन ऑफ द UN। इसमें जुरिसडिक्शन में रिफॉर्म चाहिए अपन को। फर्स्ट जो है अपना है क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन। सेकंड, एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी in case of failure of national governments to protect their own citizens from autocracy। बाई चांस किसी भी रीज़न से अगर कोई कंट्री की नेशनल गवर्नमेंट जो है वो उसका फेलियर हो जाता है तो उनके खुद के सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना ताकि जो और जो दूसरी कंट्रीज़ है वो इन्वेड ना कर ले, तो ये इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके, UN के पास होनी चाहिए। देन स्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल। फोर्थ, एग्रीमेंट टू अचीव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। फिफ्थ, कंडेम टेररिज्म को ख़त्म कर दो। सिक्स्थ जो है क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड। देन सेवन्थ जो है अग्रीमेंट किसके ऊपर अग्रीमेंट, एन अग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। यह है हमारे कुछ रिफॉर्म्स किसमें, जुरिसडिक्शन ऑफ द UN के जुरिसडिक्शन में जो हमका रिफॉर्म्स है ये हमने अभी डिस्कस कर ली। 7 रिफॉर्म्स है। फर्स्ट, क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग काउंसिल, एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। इन केस अगर उनका नेशनल गवर्नमेंट जो है वो फेल हो जाए तो उनके सिटीजन्स को प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी UN की होनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल, एग्रीमेंट टू अचीव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, कंडेम टेररिज्म को ख़त्म कर दो, क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड, एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। गाइस, आई होप आप मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे ताकि आपको वापस से नोट्स के लिए प्रॉब्लम ना होना पड़े आपके एग्ज़ाम्स टाइम में। आई नो आप स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम्स टाइम पे ही वीडियोस देखते हैं, उससे पहले तो आप बिल्कुल ही नहीं देखते वीडियोस। तो एग्ज़ाम्स टाइम में अगर आप नहीं लिखेंगे, नोट्स को नहीं बनाएंगे लिख के, तो आपको एग्ज़ाम में याद नहीं रहने वाला। अभी वीडियो देखते टाइम आप समझ जाएंगे भले, लेकिन एग्ज़ाम के बाद नहीं याद रहेगा। तो ये बहुत शॉर्ट नोट्स है गाइस, आप इसको लिखो, साथ साथ में लिखो और समझो, तभी आपको चैप्टर क्लियर होगा, अदरवाइज़ आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया एंड दी UN रिफॉर्म्स। नाउ इंडिया बिलीव्स UN का जो एजेंडा होना चाहिए, सेंट्रल फोकस, मेन फोकस किस पे होना चाहिए, डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि इससे ही वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। समझ गए। इंडिया क्या बिलीव करता है, इंडिया बिलीव करता है जो UN का जो एजेंडा, मेन मोटो जो होना चाहिए वो डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि वो पूरे वर्ल्ड वाइड में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सो सेकंड, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है ना वो 11 से 15 हो गई, कब, 1965 में। बट उसके बाद नो चेंजेस, परमानेंट मेंबर्स में कोई चेंजेस नहीं हुए 1965 के बाद से, ठीक है। इंडिया सपोर्ट्स एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज करने में इंडिया दोनों में सपोर्ट करता है, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर दोनों को ही इंक्रीज करो, इंडिया इसमें बिलीव करता है, ठीक है। इंडियाज़ कैंडिडेचर फॉर परमानेंट मेंबर, अब इंडिया भी चाहता है कि हम एक जो है UN की UNSC में परमानेंट मेंबर बने, तो इंडिया अपना कैंडिडेचर देता है कि भाई हम बहुत एबल है बनने के लिए, किसके लिए, UNSC के मेंबर बनने के लिए। फर्स्ट जो है, इंडिया जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड वाइड में, वर्ल्ड का 1/5 जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में ही है, ठीक है। देन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में, एंड इंडिया ऑलवेज पार्टिसिपेटिंग ऑल इनिशिएटिव्स ऑफ UN के जो कोई भी इनिशिएटिव होते हैं इंडिया इसमें हमेशा पार्टिसिपेट लेता है, ठीक है। इंडिया मेड रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर टू UN, ठीक है। इंडिया जो UN की बजटरी जो है फाइनेंशियल, उसमें भी हमेशा सपोर्ट रहता है, कभी कोई घोटाला नहीं करता है। अब कुछ कंट्रीज़ जो है इस चीज़ पे क्वेश्चन रेज करती है, इंडिया जब अपना कैंडिडेचर देता है और बोलता है कि हमको परमानेंट मेंबरशिप चाहिए UNSC में, तो कुछ कंट्रीज़ क्वेश्चन उठाती है, वो बोलते हैं कि भाई इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज़ है आप वो तो देखो,
सेकेंडली, और जो डिफ़िकल्टीज पाकिस्तान के जो साथ हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ चलती रहती है उसके साथ रहते हैं, आप कैसे बोल सकते हो मेंबरशिप के लिए। और थर्ड, अकोमोडेशन ऑफ अदर पावर्स। भाई अदर दूसरी पावर्स भी तो है, वो भी तो इतने एबल है, हम भी तो ऐड हो सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इंडिया को ही आप ही कैसे बोल सकते हो कि हम ऐड होना चाहते हैं। दूसरी कंट्रीज़ भी है जो आज के टाइम पर बहुत स्टैंड करती है, पावरफुल है, ठीक है गाइज़। ये जो आपकी जो नोटबुक है ना NCERT किसकी, पॉलिटी की, ये बहुत ज़्यादा पीछे स्टैंड करती है। अभी जो आजकल की जो कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिक्स है ना, वो इसको रिफ्लेक्ट नहीं करती है बेसिकली। तो इसके बहुत ज़्यादा आप पीछे के बारे में बहुत ज़्यादा पीछे का बता रहा है, क्योंकि आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ है, लाइक चाइना है, इंडिया है, US है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो आज बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। लेकिन ये बस कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ को बोल रहा है पहले के टाइम को देख के जो पावरफुल्स थी, ठीक है। अब ये है जो हमारा लास्ट टॉपिक है, द UN इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, की जो UN जो यूनिपोलर 1991 में USSR के डिसइंटीग्रेशन हो गया था। उसके बाद में जो US है ना, वो पूरे एक सोल सुपर पावर था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो UN है ना, वो यूनिपोलर वर्ल्ड में कैसे रोल था UN का। तो एक क्वेश्चन रेज होता है, कैन द UN सर्व एज बैलेंस अगेंस्ट द US डोमिनेंस। जो UN है ना, वो US डोमिनेंस को बैलेंस कर सकता है क्या। तो इसका आंसर है US कैनॉट बी ईजिली चेक्ड। जो US है ना, वो ईजिली बैलेंस नहीं हो सकता, मीन्स US हो इतना ईजिली नहीं हो सकता, क्योंकि US एक बहुत पावरफुल कंट्री है, ठीक है, पावरफुल जो है स्टेट है, इस वजह से, ठीक है। तो इसका फर्स्ट बोलते हैं UN स्टैंड्स अलोन एज सोल, एज ए सोल सुपर पावर, एज ए सुपर पावर मीन सोल। तो क्या आज बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो सुपर पावर है। तो ये जो है सुपर पावर है क्या, US, ठीक है। देन द इन्फ्लुएंस ऑफ US विद इन द UN इज कंसिडरेबल, ठीक है। सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू UN, जो US है ना, वो सिंगल कंट्रीब्यूटर है किसकी, UN की। UN इज फिजिकली, भाई जो US है ना, UN जो है ना, वो फिजिकली लोकेट भी कहाँ पे, US में। UN की लोकेशन भी भाई US में ही तो है। तो भाई अपनी कंट्री में रह के भाई अपनी थाली में कौन छेद करेगा, इसलिए जो UN है ना, फिजिकली भी US में ही लोकेटेड है। देन जो US नेशनल्स है ना, वो UN की ब्यूरोक्रेसी में, US के जो बहुत सारे नेशनलिस्ट है ना, वो UN की ब्यूरोक्रेसी में भी है, ठीक है। द वीटो पावर ऑफ US भाई अब क्या बात कर दी आपने, US के पास तो वीटो पावर है। अब ऐसे कोई भी रिफॉर्म्स लाने से पहले US क्या बोलेगा, नो भाई नो, तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना, क्योंकि उसके पास वीटो पावर है। इट ऑल्सो हैज़ अ से इन चॉइस ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, ठीक है गाइस। हमारे टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वेट, मुझे पता है आपके दिमाग में यही चल रहा है कि भाई मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का बोला, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये सारी मीटिंग और ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, हम इसको एक सेपरेट वीडियो में सब कवर करेंगे, ताकि आपका बहुत हौच पौच ना हो इस वीडियो में। हम एक इसके बाद पार्ट 2 आएगा, इसमें हम सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, हम इसको कवर करेंगे और अच्छे से इसका क्लैरिफिकेशन होगा आपके पास। और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या अगर आप बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बॉक्स जो दिख रहा है ना आपको, मैं इसको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, डोंट वरी, पार्ट 2 आएगा इसका, हम इसमें उसको कवर करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एंड गाइज यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, बट आपके लिए शायद 1 सेकेंड भी नहीं लगता होगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट करने के लिए। आपके सजेशन प्लीज़ कॉमेंट में मुझे बताओ, मैं डेफिनेटली आपके सबके रिप्लाई